अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने पढ़नी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में जो है वो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो इसका क्या फंक्शन है वहाँ पे। तो दो एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, तो हम ये पढ़ रहे हैं ना शुरू से। हेबर प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आप अमोनिया को प्रोड्यूस करते हो बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्री में जब भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो एक चीज़ देखी जाती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और उस पर खर्चा कम से कम आए। ठीक है, यानी जो परसेंटेज है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा बने और कम से कम टाइम में बने, बिकॉज ये फेवरेबल होता है ना इंडस्ट्री के लिए। एक नीड ऑफ इंडस्ट्री जो है इसमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो देखा जाता है। तो इंडस्ट्री की सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है इंडस्ट्री में उसकी यील्ड मैक्सिमम हो और कम से कम टाइम में बने, यानी कम से कम जो है वो उसकी कॉस्ट हो और ज़्यादा उस पर प्रोडक्ट बने। क्लियर? तो जो बेसिक नीड ऑफ इंडस्ट्री है वो क्या है? दैट हैव अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट. So it means that we can apply the concept of equilibrium in order to have a maximum yield from the industrial synthesis of ammonia. हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री में अमोनिया को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि यील्ड मैक्सिमम हो। ठीक है, और फिर आपने वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्या रोल है। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या लिखा है? वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम in order to have a maximum yield from the industrial synthesis of ammonia. अब अमोनिया बच्चे बनती कैसे? हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि ये होता है, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनती है। ठीक है, सो अमोनिया सिंथेसिस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप प्रोसेस लिखो तो प्रोसेस क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो इट मीन्स दैट इतनी एनर्जी इस रिएक्शन से जो है वो बच्चों इवॉल्व होती है। क्लियर है? इस माइनस का साइन क्या है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी हीट जो है वो क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखनी है, तो हम ये देखेंगे कि वो कौन से वेज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मींस हम प्रोडक्ट की यील्ड को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन वेज हैं, इन तीनों वेज को वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग वेज। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं, इन तरीकों से हम अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट वन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो। यानी प्रोडक्ट, अमोनिया क्या है हमारे पास यहाँ पे बच्चों? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप क्या करो? अमोनिया की कंसंट्रेशन को उसने क्या है? डिक्रीज कर दो बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। हमने पढ़ा था अभी चेंज इन कंसंट्रेशन में कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है और अगर आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो तो आप उसमें कभी रिएक्टेंट को रिमूव कर दो, प्रोडक्ट को रिमूव कर दो, या मजीद रिएक्टेंट ऐड कर दो, या मजीद प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? जो अमोनिया बनी है हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन को वहाँ से रिमूव कर देना है। जब अमोनिया की कंसंट्रेशन को रिमूव करना है तो रिएक्शन ने तो इक्विलिब्रियम पे आना ही आना है। रिएक्शन क्योंकि अब इक्विलिब्रियम हो चुका है डिस्टर्ब, जब हमने अमोनिया को बीच में से निकाला है तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम में दोबारा आने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमोनिया की प्रोडक्शन फिर से क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द रिएक्शन वेसल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमोनिया जैसे ही बन रही है आप उसको निकालते जा रहे हो, जैसे ही बन रही है आप उसको निकालते जा रहे हो, तो वो पीछे से जो रिएक्टेंट है वो और ज्यादा अमोनिया बनाते जा रहा है, बिकॉज रिएक्शन का मेन कंसर्न क्या होता है कि उसने इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ठीक है, so decrease the concentration of ammonia by removing it from the reaction vessel from time to time, equilibrium will shift to the forward direction. Clear हो गया? तो equilibrium किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड में, बिकॉज नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप इस चीज को बच्चों रिमूव करते जा रहे हो, तो जब ये चीज रिमूव करेगी तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्टेंट्स क्या करेंगे कि अमोनिया को बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन की फॉरवर्ड होगी। क्लियर हो गया? तो ये ली शैटलियर प्रिंसिपल है, जो हमने चेंज इन कंसंट्रेशन में ये इफेक्ट पड़ा था, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई की है। तो फर्स्ट वे क्या है आपके पास कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव कर दो। ठीक है,
अब दूसरी, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 1 बाय 1 करके, तो फर्स्ट वे क्या है कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव करते जाओ, रिएक्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास सिंस 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव आर 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन अगर यहाँ पे दोबारा लिखें, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, रिएक्शन रिवर्सिबल है और यहाँ पे क्या होगा 2NH3 बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों देखो तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है इसके कितने मोल है, 3 मोल्स हैं। और यहाँ पे जो अमोनिया है इसके कितने मोल्स हैं, तो इट मीन्स दैट रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल्स हैं, 4, और जो प्रोडक्ट है उसके टोटल कितने मोल्स हैं, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये 4 मोल्स हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। अब इस सेकंड वे को पढ़ो, सिंस 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंस टू गिव आर 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। 4 मोल्स रिएक्टेंट के कंबाइन करते हैं और 2 मोल्स इससे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिएक्शन हैपेंड विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम। डिक्रीजिंग वॉल्यूम मीन आप प्रेशर इस पे ज़्यादा कर रहे हो, यानी हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने कहा था कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम होंगे। तो आप खुद देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4। तो किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट के। तो इट मीन्स दैट जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन किस तरफ की है, अमोनिया की प्रोडक्शन की तरफ की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, दोबारा इसको पढ़ते हैं, सिंस 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव आर 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी 4 मोल्स रिएक्टेंट के और इससे 2 मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। रिएक्शन हैपेंड विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम, हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट, ठीक है। हमारे पास ये वाली जो डायरेक्शन, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, लेफ्ट, और ये वाला एरिया क्या है, ये है राइट। क्योंकि रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट साइड, ठीक है। हाई प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट टू गिव द मोर एंड मोर अमोनिया। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की तरफ है ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनते जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट देखो, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑब्वियस ही बात, हमने जब रिएक्शन पढ़ा है तो उसमें हीट क्या हो रही है बच्चों, इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है। रिएक्शन में भी हमने कहा था ना, यानी डेल्टा एच जो था वो नेगेटिव था। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो जो डायरेक्शन होती है वो रिएक्शन की वो किधर होती है, फॉरवर्ड होती है। और फॉरवर्ड मीन्स क्या होगी, टुवर्ड द प्रोडक्ट होगी। तो प्रोडक्ट अगेन ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपके पास 3 वेज हैं फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया। फर्स्ट वे क्या है कि आप जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करते जाओ रिएक्शन में, यानी अमोनिया निकालते जाओ। सेकंड आपके पास क्या है कि आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, जिस वजह से जो है वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के केस में कम है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। थर्ड आपके पास वे क्या है कि आप टेम्परेचर को कर दो बच्चों डिक्रीज। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल जो रिएक्शन है वो मूव करेगा टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इससे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इन वेज हैं जिससे आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो हासिल कर सकते हो। तो अब हमने क्या बताना है, अब हमने इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन यील्ड ऑफ अमोनिया डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है डिस्कस, हमने अब यहाँ पे डिस्कस करना है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन यील्ड ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये देखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अमोनिया की यील्ड पे। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन क्या है टेम्परेचर और यील्ड ऑफ अमोनिया के दरमियान में, और साथ में हम प्रेशर को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है यील्ड ऑफ अमोनिया, क्लियर है। तो ये वाली जो यील्ड आई है वो 10 ATM पे है, जो ये वाली यील्ड आई है ये 100 ATM पे है, और जो ये वाली यील्ड आई है ये 300 ATM पे है, ऊपर वाली जो यील्ड है ये 600 ATM पे है, और जो सबसे ऊपर यील्ड है ये 1000 ATM पे है, ठीक है। तो अब आप देखो ये हमारे पास यील्ड है और ये हमारे पास टेम्परेचर है। 5 ऑपरेटिंग प्रेशर हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है,
और टेम्परेचर क्या है, लो है, 200 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो परसेंटेज यील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन परसेंटेज यील्ड तो मैक्सिमम है, लेकिन जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बच्चों अगर इस वाले में देखो, ये वाला, ये हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है, बट जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो है, ठीक है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जो है वो लो होगा, तो हमारे पास जो यील्ड होगी वो होगी हाई, ठीक है, बट जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो होगा बच्चों स्लो। इसका मतलब क्या है, वो होगा स्लो, ठीक है। अगर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर कम है तो उस कंडीशन में यील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा बच्चों, कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे देखो डायग्राम में खुद ही, अब जब आपके पास प्रेशर जो है वो 1000 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम है ना, इस हिसाब से तो सबसे कम ही है। और यहाँ पे अगर आप प्रेशर देखो तो वो सबसे ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आपके पास जो यील्ड आएगी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो होगी, रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको यील्ड तो मिलेगी 100%, लेकिन टाइम लगेगा, 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं। तो देखो ना, रेट स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी, और ये चीज़ जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये देखना होता है कि इंडस्ट्री में जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप करोड़ों रुपए उस पर लगा दें और एंड पे आप ये देखें कि उसमें जो है वो आपको फ़ायदा हो ही नहीं रहा। तो जब आपने प्रोडक्ट की यील्ड देखनी है, आपने ये भी देखना है कि आपका खर्चा उस पर कितना लग रहा है। हमारे पास प्रेशर कितना है, 1000 ATM, और टेम्परेचर कितना है, 200 सेल्सियस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एट 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड 200 सेल्सियस। 200 सेल्सियस को अगर हम केल्विन में करेंगे तो क्या होगा, हम 200 में प्लस कर देंगे 273, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 473 केल्विन के। एट 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस केस में आपके पास जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 98.3, ठीक है। वी गेट 98.3% ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एट 200 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो यील्ड है, हमारे पास जो यील्ड है बच्चों वो तो मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है, ठीक है। इट मीन्स दैट दिस प्रोसेस कम्स अनइकोनॉमिकल। तो आपने ये चीज़ भी तो देखनी होती है ना कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब प्रॉब्लम हो गई है, परसेंटेज यील्ड तो हमारे पास चलो आ गई है 98.3, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। इस परसेंटेज को बनाने के लिए इंडस्ट्री में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये तो फ़ायदेमंद नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा टाइम लगा कर फिर प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप थोड़ा सा ना अल्टरनेटिव वेज देखो, ठीक है, तो कि आपने इस चीज़ को यहाँ से हल करना है। तो हल कैसे होगा, आप टेम्परेचर को ना ज़रा बढ़ा के देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखना है। टेम्परेचर है, आपने इसको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज कहाँ करना है, इंक्रीज एट मॉडरेट लेवल। पहले टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने 400 डिग्री सेल्सियस कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपने इसमें जो है वो क्या करना है, कैटलिस्ट भी ऐड करना है। देखो अगर आपको याद हो तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा हुआ है। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर नहीं करता। तो इट मीन्स दैट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है, ताकि जो हम चाह रहे हैं वो तो हो सके ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे और कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास सेम रेट ऑफ रिएक्शन हो विदाउट कैटलिस्ट, तो इट मीन्स दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ वी वांट टू अचीव द सेम रेट without catalyst, then we require much higher temperature। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या, आपकी जो यील्ड है वो हो जाएगी कम, विच लोअर द यील्ड। ठीक है, यील्ड क्यों कम हो जाएगी, अब ऑब्वियसली बात है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर नहीं करता, बल्कि वो रिवर्स में आना शुरू हो जाता है। तो इससे यील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इट मीन्स दैट हमारे पास अगर हम टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट लेवल यानी 400 डिग्री सेल्सियस पर ले आएँ और कैटलिस्ट का यूज़ करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो यील्ड है वो उतनी तो नहीं बनेगी जितनी हमने ऊपर बनाई है 98.3, बट उतनी बन जाएगी जिसमें हमारे लिए एटलीस्ट फ़ायदा हो। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, ऊपर वाले केस में तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, टाइम ही इतना लगेगा उस रिएक्शन को पूरा होने में। अब एटलीस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो गया है ना। तो आप देखो 400 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास यील्ड कितनी बनेगी। तो ये है हमारे पास बच्चों ये वाली कंडीशन जिसमें 400 डिग्री सेल्सियस पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हमारे पास जो है वो मैक्सिमम यील्ड आ सकती है, विच इज़ 60 जो यहाँ पे तकरीबन बन रही है। तो ये इंडस्ट्रियल कंडीशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी हैं। आपको अमोनिया की बेस्ट यील्ड चाहिए तो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, द मोस्ट सूटेबल कंडीशन टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया आर, प्रेशर कितना आना चाहिए 200 से 300 ATM। अभी हमने बनाई है ना इंडस्ट्रियल कंडीशन, तो वहाँ पे हमने प्रेशर 300 ATM तक ही देखा है। ठीक है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस यानी 673 केल्विन होना चाहिए। आप इसमें क्या करो, आप इसमें प्लस 273 कर दो तो आपके पास ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, पीसेज ऑफ आयरन कैटलिस्ट प्रेजेंट इन अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। फ्यूज का मतलब होता है पिघला हुआ। तो आपने क्या करना है कि पीस ऑफ आयरन कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे इस फ्यूज्ड मिक्सचर में, आप उसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करोगे और आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो 673 केल्विन हो और जो प्रेशर है वो 200 से 300 तक हो। तो इस तरह आप जो है वो बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो हासिल कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली 100% या 98.3%, बट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक आ जाएगी, जो आपके लिए एटलीस्ट जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए सल्फर ट्राईऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड पहले कैसे बनती है, तो सबसे पहले इसका मतलब है हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड को ही बनाना पड़ेगा। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड किससे बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आपने सल्फर ट्राईऑक्साइड को किससे प्रोड्यूस करना है, गैस is produced from sulfur dioxide and oxygen। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा 2SO2, ठीक है, प्लस O2। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, और इससे क्या बनता है 2SO3। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें एंथैल्पी चेंज क्या है -97.9 किलो जाउल पर मोल। तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब क्या है कि रिएक्शन है बच्चों एक्सोथर्मिक। इस पे ली शेटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, आप क्या करो बच्चों, प्रेशर हाई कर दो। ठीक है,
रिएक्शन में आप क्या करो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, ठीक है। या दूसरी चीज आप क्या करो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, ठीक है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो आप खुद देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स, यहाँ पे कितने हैं 1 मोल, यहाँ पे कितने हैं 2 मोल्स। तो रिएक्टेंट के केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 मोल्स। और प्रोडक्ट के केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो देखो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी जो यील्ड है सल्फर ट्राइऑक्साइड की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसी तरह जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तब भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो दोनों के केस में क्या होगा, इन दोनों के केस में हमें बेटर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। हैव बेटर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो बेसिकली होता क्या है, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को मैं रीराइट करूं तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो एरो हमने बड़ा लगाया था अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे 2 और ये रिवर्स का एरो छोटा था। हमारे पास ये वाली डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, लेफ्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, राइट। जब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मीन सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है ये क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएंगे, और ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या होंगे, ये कम हो जाएंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो केसी होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आप खुद देखो जब यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा हैं, ठीक है, तो केसी भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो ज्यादा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अचीव होगा वो बहुत स्लोली होगा। कि हमारे पास जो केसी है वो क्या होगा, अचीव्ड वेरी स्लोली, रेट जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या करो, आप टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास जो रेट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय कहाँ आ जाएगा बच्चों, रिवर्स में आ जाएगा। और रिवर्स के केस में आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होना शुरू हो जाएगी बच्चों, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपके पास जो रेट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट जो यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगी, ठीक है, मींस वो कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहां पे बच्चों हमारे पास टेम्परेचर है इस कंडीशन में, ठीक है, फिर हमारे पास केसी की वैल्यू है, और फिर हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक हो गया। अगर 200 टेम्परेचर है और आपने एक चीज देखनी है, जो हमारे पास प्रेशर है वो सब में आपने 1 atm ही सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर 200 डिग्री टेम्परेचर है, इस केस में हमारे पास जो केसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5500, ठीक है। टेम्परेचर कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाला केस आ जाओ। टेम्परेचर अगर कम होगा तो केसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है ना, बट केसी अचीव होगा स्लोली, ठीक है। इस केस में आपके पास परसेंटेज यील्ड 98% तो होगी, बट ये स्लोली होगी जैसे अपने अमोनिया में देखा था, ठीक है। अब आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो इससे क्या होगा कि रेट तो इंक्रीज हो जाएगा, बट जो यील्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। पहले जो 98% थी अब वो 91% रह जाएगी, ठीक है। अब आप टेम्परेचर और ज्यादा कर दो, 400 कर दो, ठीक है, तो यील्ड और ज्यादा कम हो जाएगी, 75। टेम्परेचर अपने 500 किया, और ज्यादा बढ़ाया, यील्ड और ज्यादा कम होगी। फिर आपने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाया, यील्ड और ज्यादा कम होगी। आपने टेम्परेचर जो है वो 700 तक कर दिया, यील्ड और ज्यादा कम होगी। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स डायरेक्शन को फेवर करना शुरू कर देता है, यानी जो प्रोडक्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड की वो क्या होगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज होकर क्या बना रहा है, रिएक्टेंट्स बनाता जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से परसेंटेज यील्ड क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ड्रॉप ऑफ होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केसी की वैल्यू भी लिखी हुई है, वो भी देख लो, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है केसी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सारा हमने पहले बच्चों पढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स दैट फिर इसके लिए हमें कौन सी ऑप्टिमम कंडीशन सेट करना पड़ेगी टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिकॉज हमने सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बनाना है ना। अगर हमें बेस्ट यील्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड की लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू गेट बेस्ट यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये ना हो क्या 2-3 हफ्ते जो है वो रिएक्शन चलता ही रहे, विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी रिएक्शन का रेट भी तो देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को, और प्रेशर कितना है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is passed over a solid catalyst उसका नाम क्या है, वनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमें बेस्ट यील्ड चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो हम क्या करेंगे, मिक्सर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पास करेंगे ओवर अ सॉलिड कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन सा है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड। लेकिन है क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें बच्चों, रिएक्शन क्योंकि है एक्सोथर्मिक, ठीक है, बट ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन the temperature of gas increases to 600 डिग्री सेल्सियस। अब रिएक्शन अगर आप पीछे देखो ना तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसने कहा है कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हमने इस सिस्टम के टेम्परेचर को मॉडरेट लेवल तक लेके आना है, यानी हमने सेट करना है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है बेटर यील्ड बन जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड की। is recycled at low temperature, और वो टेम्परेचर कितना है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इससे क्या होगा, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्टिमम कंडीशन क्या है कि हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है विद इन द रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। हम करेंगे क्या, मिक्सर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास्ड ओवर द सॉलिड कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन सा है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का इंक्रीज कर जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इस टेम्परेचर को ड्रॉप करना है अप टू 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। ये था हमारा आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।